सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट की अगली परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, और साथ ही साथ अगली भर्ती जो बिहार में होने जा रही है 32,000 पदों पर, उसमें एपियरिंग सीटेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के लगातार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सीबीएसई बोर्ड को दिए गए निर्देश के हिसाब से साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन करना है। पहली परीक्षा आपने देख लिया 20 अगस्त को हो चुकी है इस साल की, और दूसरी परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन के अक्टूबर लास्ट या फिर मिड नवंबर तक जारी होने की प्रबल संभावना है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से परीक्षा अब चूंकि दिसंबर में हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो मान करके चलिए कि जनवरी तक लास्ट में या फिर फरवरी स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना रहेगी सीटेट की। ठीक है, इसके बाद से ऐसे कैंडिडेट जो कि अपर प्राइमरी का सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो आज ही से लग जाइए, क्योंकि बिहार में जो लगभग 32,000 पदों पर अपर प्राइमरी की वैकेंसी आएगी उसमें एपियरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका मिल सकता है, जिस तरीके से इस बार बीपीएससी पीआरटी में एपियरिंग सीटेट वालों को मौका दिया गया था। हालांकि बिहार में बीटेट की भी मांग की जा रही है। जिस प्रकार से आप राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसी को बिहार में बीटीईटी के नाम से जाना जाता है। चूंकि आपने देखा होगा कि इस बार का जो 20 अगस्त वाला सीटेट का पेपर हुआ था अपर प्राइमरी, जिसमें बिहार के केवल बीएड कैंडिडेट एलिजिबल है, वहां पर डीएलएड चूंकि इंटरमीडिएट के बेस पर होता है तो वो एलिजिबल नहीं होते पेपर 2 के लिए। जिसने ग्रेजुएशन भी कर रखा होगा वहीं पेपर 2 के लिए एलिजिबल होगा। तो बीएड कैंडिडेट ही केवल बिहार में एलिजिबल है, तो 3.87% सफलता का प्रतिशत रहा है पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी में। इसलिए लगातार वहां पर यह मांग उठ रही है कि 32,000 अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से पहले एक बार बीटीटी यानी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में जो एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया है बीएसईबी के माध्यम से, उसमें आप देखेंगे उसमें भी केवल बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, और उसमें सफलता का प्रतिशत 80% से लेकर के 90% और कई कई सब्जेक्ट में तो 95% तक गई हुई है। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग ये है कि सीटेट आए या ना आए, पहले बीटीईटी की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह इस मांग को लेकर के किस प्रकार से आगे प्रोसीड होते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि चूंकि साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा हो रही है, इसलिए हम अपने यहाँ जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। सीटेट को अलाउ किया गया था। जहां तक बात है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, तो एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 मांगा जाता है क्वालिफाइंग नेचर के तौर पर, जो कि सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई भी केंद्रीय बोर्ड का आयोजन नहीं करती है, इसलिए वो वहां पर बीएसईबी के माध्यम से कंडक्ट कराया गया था। लेकिन जहां तक बात है अपर प्राइमरी के सीटेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, तो वो केंद्रीय स्तर की सीबीएसई बोर्ड कराती है। तो शिक्षा विभाग का अभी तक तो स्टैंड ये क्लियर है कि हम अपने यहाँ बीटीईटी की परीक्षा का आयोजन नहीं करेंगे, सीटेट अपर प्राइमरी के आधार पर अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो आप लग जाइए आज ही से सीटेट अपर प्राइमरी के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है, संभावनाएं बहुत प्रबल है कि अक्टूबर लास्ट में या फिर मिड नवंबर तक हर हाल में सीबीएसई बोर्ड अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा सीटेट दिसंबर 2023 के लिए, और एपियरिंग कैंडिडेट को चांसेस मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट आता है कि जो 32,000 वैकेंसी आएगी उसमें कौन कौन अभ्यर्थी एलिजिबल हो सकते हैं। तो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो 23 अगस्त 2010 की नोटिफिकेशन है एनसीटी का, उस गजट के अनुसार बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। साथ ही साथ डीएलएड अभ्यर्थी भी एलिजिबल होगा। लेकिन डीएलएड के लिए एक शर्त है कि आपका ग्रेजुएशन और डीएलएड होना चाहिए। जैसे कि बिहार में जो डीएलएड होता है वो इंटरमीडिएट के बेस पर होता है। एनसीटी की गाइडलाइन आप देखेंगे तो डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो है वो 12th ही है, यानी सीनियर सेकेंडरी है। आप लोग देखेंगे कई राज्यों में, जैसे कि हरियाणा ले लीजिए, अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट के बेस पर ही डीएलएड होता है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट और डीएलएड किया हुआ है तो आप अपर प्राइमरी की इस 32,000 वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप तभी एलिजिबल हो सकते हैं जब आप डीएलएड किए हों और साथ ही साथ ग्रेजुएशन किए हों। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जो कि डीएलएड कर लिया इंटरमीडिएट के बेस पर, मान लीजिए बिहार का ही कोई कैंडिडेट है जो कि इंटर के बेस पर उसने डीएलएड कर लिया, और उसके बाद से उन्होंने अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या वो एलिजिबल होंगे?
पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे, 100% एलिजिबल होंगे। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे पीजीटी की जब वैकेंसी आती है तो पीजीटी में क्या मांगा जाता है, पीजी प्लस बीएड मांगा जाता है। अब बीएड जो होता है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन के बेस पर बीएड में एडमिशन ले लिया और 2 साल का बीएड कंप्लीट कर लिया, और बीएड कंप्लीट करने के बाद से उसने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, यानी कि परा स्नातक कर लिया। अब चूंकि उसके पास पीजी की भी डिग्री है और बीएड की भी डिग्री है, तो वो पूरी तरीके से एलिजिबल होता है पीजीटी यानी उच्च माध्यमिक की भर्ती के लिए। इसी तरीके से आप इसको जोड़ करके समझिए, डीएलएड के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वो आपका इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के आधार पर तो बंदे ने डीएलएड कर लिया, अब अगर भविष्य में वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो स्वतंत्र है, ग्रेजुएशन कर सकता है। अब चूंकि उसके पास ग्रेजुएशन और डीएलएड दोनों की डिग्री है, भले ही वह डीएलएड के बाद जाकर के ग्रेजुएशन क्यों ना किया हो, तो भी वह अपर प्राइमरी की इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से पात्र होगा। ठीक है, जैसे पीजीटी में पीजी आप बीएड के बाद भी कर सकते हैं, और वो आपका नहीं मांगा जाता है कि आपका पीजी जो हो वो बीएड से पहले ही हो, वैसा कोई भी शर्त नहीं है। उसी प्रकार से डीएलएड के लिए भी ऐसा कोई भी शर्त नहीं है कि ग्रेजुएशन आपका पहले हो उसके बाद डीएलएड हो, ऐसा कोई शर्त नहीं है। आप डीएलएड के बाद भी अगर ग्रेजुएशन किए, केवल कंप्लीट होना चाहिए, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा डाउट आता है। देखिए, एनआईओएस डीएलएड कोर्स जो है वो एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, जो कि एनआईओएस के माध्यम से, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से कराई गई थी। अब ये एक रेगुलर कोर्स नहीं है, बल्कि ये एक आप कह सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग कोर्स था, और उस दौरान आपको कक्षा नहीं करनी थी, क्लासेस नहीं करने थे। आपकी सैटरडे या फिर संडे में क्लासेज होती थी, जिस प्रकार से डिस्टेंस लर्निंग में अन्य कोर्सेज में क्लासेज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यूजीसी की लेटेस्ट गाइडलाइन देखेंगे तो वहाँ पर आप एक साथ 2 कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं, एक प्राइवेट कोर्स में या फिर जिसे डिस्टेंस लर्निंग कह लीजिए, और दूसरा रेगुलर कोर्स में। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का कमेंट के माध्यम से प्रश्न आता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर लिया प्राइवेट के तौर पर या फिर आप कह लीजिए डिस्टेंस लर्निंग के तौर पर, और उसी दौरान उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो क्या वो एलिजिबल होगा? ध्यान से समझिएगा, एनआईओएस डीएलएड के लिए शर्त यह थी कि आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तभी आप इनरोलमेंट के लिए उसमें एलिजिबल होते थे। अब अगर चूंकि आपने एनआईओएस डीएलएड में एडमिशन लिया तो वो आपकी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हो रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, इसलिए डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आपको डीएलएड का कोर्स कराया गया है। अब चूंकि आप रेगुलर कोर्स में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो फिर ये एक तरीके से आपस में ही कंट्राडिक्शन हो गया कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे थे या फिर टीचिंग का काम कर रहे थे, तो आप उस समय ग्रेजुएशन कैसे कर रहे थे? यानी आप एक ही समय में 2 चीज़ों को आपको दिखाना होगा कि दोनों आपका एक तरीके से डिस्टेंस वाला कोर्स माना जाएगा, क्योंकि आप तो स्कूल में पढ़ा रहे थे और उस दौरान आपने रेगुलर कोर्स कैसे कर लिया, ये बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। इस वजह से देखिए, एक साथ में 2 कोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजीसी की लेटेस्ट गाइडलाइन देखेंगे तो 2 कोर्स आप कर सकते हैं सेम टाइम में, लेकिन दोनों के लिए शर्त यह है कि एक आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए और एक डिस्टेंस लर्निंग वाला कोर्स होना चाहिए। अगर आप एनआईओएस डीएलएड में एडमिशन ले लिए और उसके बाद से पढ़ाई मतलब टीचिंग का काम छोड़ दिए, तो भी वो एनआईओएस डीएलएड ऐसा थोड़ी है कि आपका इनवैलिड हो जाएगा सर्टिफिकेट, वो तो वैलिड ही है। लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने उसके बाद शिक्षण का कार्य छोड़ दिया था और उसके बाद से रेगुलर आपने ग्रेजुएशन किया, और जो आपका एनआईओएस है वो आपका डिस्टेंस लर्निंग से था, और इस हिसाब से आप यूजीसी की लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे विवाद होंगे, निश्चित तौर पर यह मामला बाद में जाकर के फंसेगा। इसलिए एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा संदेह जरूर रहेगा इस बात को लेकर के, क्योंकि इनके लिए एनआईओएस डीएलएड में प्रवेश की शर्त ही ये थी कि चूंकि आप अगर टीचिंग का कार्य कर रहे हैं उसी दौरान आपको डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से ये कोर्स कंडक्ट कराया गया था, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं बाद में जाकर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साथ टीचिंग का भी काम कर रहे थे और रेगुलर में कोर्स भी कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कंट्राडिक्शन या फिर ये सभी चीज़ें फंस सकती हैं। हालांकि इसके लिए भी जवाब है अभ्यर्थियों के पास, एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के पास, कि चूंकि इसके जो एडमिशन लेने के बाद से ऐसा कोई भी शर्त नहीं था कि आप टीचिंग प्रोसेस में ही रहेंगे। अगर आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद से मान लीजिए 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आपने अगर नौकरी छोड़ दी प्राइवेट टीचर के तौर पर, तो उस दौरान आपने तो एडमिशन ले लिया था। अब वो जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है एनआईओएस डीएलएड का वो अपना कर रहे हैं, और उसके आधार पर अगर आपने रेगुलर बेसिस पर अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो वो आपका पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएगा, और आप एडमिशन लेने मतलब कि वो रेगुलर कोर्स के तौर पर आपका
ग्रेजुएशन हो गया और NIOS DLED जो था आपका डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हो गया, और UGC की गाइडलाइन के हिसाब से आप पूरी तरीके से इस प्रकार के कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये मामला कोर्ट में चैलेंज किया जाता है NIOS DLED को लेकर के, तो ये मामला थोड़ा सा कोर्ट में चीज़ें फंसेंगी इस चीज़ों को लेकर के कि एक ही समय में आप टीचिंग भी करा रहे हैं, उसी समय में रेगुलर कोर्स भी कर रहे हैं और उसी समय में प्राइवेट कोर्स भी कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें थोड़ा सा फंसेंगी बाद में जाकर के। लेकिन अगर ये चीज़ें प्रूफ हो जाए कि कैंडिडेट ने नौकरी छोड़ दिया था, उसके बाद उसके पास विकल्प था कि रेगुलर बेस पर वो ग्रेजुएशन कर सकता है और प्राइवेट से या फिर डिस्टेंस लर्निंग से तो वो NIOS कर ही रहा था, तो इस हिसाब से वो पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर आउट हो रही होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।